नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं मौत का छलावा हूं, रुपहले आवरण में जिंदगी का दिखावा हूं। मैं नौजवानों के दिलों पर राज करता हूं। मैं मौत बनकर अपने चाहने वालों की रगों में दौड़ता हूं। मैं लोगों का साथ उनकी आखिरी मंजिल तक नहीं छोड़ता हूं। मैं नशा हूं, मैं ही मौत हूं। लोग मुझे जानते हैं, फिर भी गले लगाते हैं, क्योंकि मैं एक बार जिसके गले पड़ जाता हूं, फिर जिंदगी भर साथ निभाता हूं। मैं नशा हूं, जी हां, मैं नशा हूं। नशा एक अभिशाप है, एक ऐसी बुराई है जिसने इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। लेकिन अब इसके खिलाफ लड़ाई का समय आ गया है। कैसे लड़ी जाएगी ये लड़ाई और कैसे मिलेगी कामयाबी? अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे। बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। नशे से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसके लिए एक पहल की गई है और यह पहल छत्तीसगढ़ में हुई है। अगर कोई कैंडिडेट सरकारी विभाग में नौकरी की तलाश कर रहा है और वो सिगरेट गुटखे का शौकीन है, तो ऐसे कैंडिडेट को नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए नशा छोड़ना होगा। ये शर्त सरगुजा में स्वास्थ्य विभाग ने रखी है और दावा किया जा रहा है कि नशे के खिलाफ जंग में इसका फायदा जरूर मिलेगा। पहले देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद इस पर चर्चा भी होगी। सरकार का फरमान, अब नशा करो या नौकरी। नशा किया तो नहीं मिलेगी नौकरी। कहते हैं दुनिया में सबसे कठिन कोई काम है तो वो है नशे की लत को छोड़ना। इस लत को छुड़ाने के लिए न जाने कितने जतन किए जाते हैं, लेकिन लत आसानी से नहीं छूटती। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में सरकार ने नशे को छुड़ाने का एक कारगर उपाय सोच लिया है। अब उसे यहाँ नौकरी नहीं दी जाएगी जो तंबाकू का नशा करता है। सरगुजा में स्वास्थ्य विभाग ने नौकरी की आस लगाए लोगों के सामने कुछ ऐसी ही अनोखी शर्त रखी है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कई पदों पर भर्ती हो रही है, लेकिन इस बार तंबाकू का नशा करने वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। प्रदेश में किसी सरकारी विभाग में नौकरी के लिए पहली बार इस तरह के नियम और शर्तें लागू की गई हैं। दावा है कि इससे तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी। इसमें दो बातें हैं। इसमें हम जो है आवेदक से अपेक्षा रखते हैं कि वो आवेदक जो है नशा का सेवन करते हुए या तंबाकू खा करके आवेदन में ना आए, और जब नौकरी ज्वाइन करे उस समय भी वो नशा का यदि आदी है तो नशा छोड़ने की हिम्मत रख सके। युवा पीढ़ी को नशे के नर्क से बाहर निकालने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। नशे की जड़ पर चोट करने नशा मुक्ति केंद्र समेत तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि न केवल तंबाकू बल्कि सभी तरह के नशे का सेवन करने वालों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि भर्ती नियमों के अनुसार ही नियुक्तियां होंगी। अलग से कोई भी नए नियम लागू नहीं होंगे। सरकार जो ये बनाया है, अभी ये पॉइंट जो दिया है आप लोग बताए जाओ पात्र अपात्र वाला, तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और इस पर युवाओं को ध्यान देना चाहिए। और नशा से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है शहर के युवाओं को, क्योंकि तंबाकू जो है वो बहुत ही हानिकारक है। और हानिकारक में इसमें हानिकारक कहने करते इसमें इतने सारे जहरीले, लगभग 5000 जहरीले तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से निकोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा जहरीला है, जो कि सीधे सीधे व्यवहार पे इफेक्ट करता है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार पे इफेक्ट करता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू एवं अन्य नशा करने वाले लोगों को नौकरी से अपात्र घोषित करने का जो नियम लाया गया है वो निसंदेह ही नशे को हतोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा कदम है। निश्चित है कि युवाओं को इससे सकारात्मक संदेश मिलेगा और वो नशे से दूर होंगे। एनडीडीटी एम्स की साल 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अकेले भारत में ही करीब 16 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी युवा पीढ़ी नशे के मक्कड़ जाल में फंसी हुई है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने नौकरी के लिए प्रतिभागियों के सामने एक रोचक और अनोखी शर्त रख दी है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में इस तरह की शर्त प्रदेश से नशे के जाल को तोड़ने में कामयाब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, सरकार ने शर्त तो रख दी है, लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठता है कि दरअसल सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी
और फिर उसमें भी एक स्वास्थ्य विभाग और एक जिले के भीतर। मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा के लिए, उनमें मनीषा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। आप डायरेक्टर हैं संकल्प नशा मुक्ति केंद्र रायपुर की। मनीषा शर्मा जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। इसके अलावा जबलपुर से हमारे साथ डॉक्टर रजनीश जैन साहब जुड़े हैं, मनोचिकित्सक हैं, एक लंबा अनुभव रखते हैं इस क्षेत्र में। डॉक्टर रजनीश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। चूंकि ये रिपोर्ट छत्तीसगढ़ से आई है, जिसको लेकर हमने रिपोर्ट तैयार की और उस पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं पहले रुख करूंगा मनीषा शर्मा की तरफ। डायरेक्टर हैं संकल्प नशा मुक्ति केंद्र की। मनीषा जी, छत्तीसगढ़ में दरअसल इस वक्त जो नशा है और जो लोग नशा करते हैं उनकी स्थिति क्या है, मैं चाहूँगा आप एक ब्रीफ उस पर अपनी व्यू दे दें, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर अपन सर्वे की बात करें तो सर्वे में ये पाया गया है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो टोबैको में और अल्कोहलिज्म में बहुत ज़्यादा आगे है। वो टॉप 5 स्टेट्स में आता है जी। तो जब हम बात करेंगे कि कितने नशा मुक्ति केंद्र है, तो पूरे स्टेट में सिर्फ 3 नशा मुक्ति केंद्र है, जो दुर्ग में है, सरगुजा में है और रायपुर में है जी। और ये भी सिर्फ 15 बेडेड है। अगर आप नशे से रिलेटेड बात करते हैं तो जब तक कि इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहीं डाला जाएगा तब तक कि ये कैसे ठीक होंगे, और इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाएंगे तो आप क्योर होके आएंगे। आप रिलैप्स भी हो सकते हैं, आप स्लिप भी हो सकते हैं। जब आप नशा छोड़ने की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है इन लोगों को। उस क्रेविंग को हैंडल करने के लिए आपके पास कितने एक्सपर्ट हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सरगुजा हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिया है कि जो नशा करते हैं टोबैको से रिलेटेड, तो वाई ओनली टोबैको, दूसरे सब्सटेंस अब्यूज क्यों नहीं, अल्कोहल क्यों नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर टोबैको को आपने लिया है, दैट इज गुड, बट सिर्फ एक टोबैको को लेने से नहीं। अभी आप देखेंगे तो अल्कोहलिज्म में बहुत आगे है हमारा स्टेट, टोबैको में बहुत आगे है। चाहे आप गुड़ाखू की बात करूँ, गुटखा की बात करें, या टोबैको को हाथ में चूने से मल के खाने की बात करें, कि ठीक है जब आप जॉब दे रहे हैं तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये टोबैको के लिए एडिक्टेड है या नहीं, बट लेटर और सूनर आफ्टर जॉब मिलने के बाद अगर वो स्लिप होता है या रिलैप्स होता है, इन दैट केस क्या है, तो ये कोई भी पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया है। और जितने डी एडिक्शन सेंटर की यहाँ पर अभी ज़रूरत है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डी एडिक्शन सेंटर नहीं है। जो अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो इतना हायर होता है उसका विड्रॉल सिम्टम्स कि उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे स्टेट में ये होना जरूरी है। ठीक है, हम इसे एक सरकार की पहल के तौर पर देख सकते हैं फैसले को, लेकिन आगे और क्या कुछ ज़रूरतें छत्तीसगढ़ के भीतर, मध्य प्रदेश में और देश के भीतर महसूस आप करती हैं? मैं जब दोबारा आपके पास लौटूंगा तो आपसे बात करूंगा। रुख करूंगा जबलपुर की तरफ। रजनीश जैन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जैन साहब, क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट आपने देखी होगी, आपको लगता है कि नौजवान तबका या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो नशे का आदी है वो महज इस लालच के अंदर नशा करना छोड़ देगा कि उसे सरकारी नौकरी चाहिए, या फिर आपको ये महसूस होता है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, नशा उनके दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका होता है कि वो नशे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी नौकरी के लिए शायद नशा नहीं छोड़ते? सोहेल खान जी, जैसा आपने मैडम की बात सुनी कि जितने प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं जी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी को खाली प्रेशर से नशा मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर एडिक्शन हो गया है तो वो उसकी शरीर की ज़रूरत बन जाती है। ठीक, वो चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, लूटेगा, लेकिन अपने नशे को ज़रूर पूरा करेगा। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, योजनाएं बनाई जाती हैं ऊपर से नीचे पहुंचाने के लिए, जबकि योजना का प्रारूप होना चाहिए नीचे से ऊपर। हम रूट कॉज चलें कि सबसे पहले व्यक्ति को नशा छोड़ने के लिए तैयार करें, प्रेरित करें कि नशे के क्या क्या नुकसान हैं, क्या उससे आपको तकलीफें हो सकती हैं। वो ना करके हम कह रहे हैं खाली प्रेशर से छोड़ पाए, तो इसमें मुझे संदेह है। ठीक, प्रयास सरकार का अच्छा है जी, लेकिन सबसे पहली जरूरत है 3 और 1 जिले में खाली स्वास्थ्य विभाग में, मतलब छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन के 1% लोगों को भी इस पर लागू नहीं किया जा रहा, तो कहाँ तक उसकी सफलता होगी, स्वयं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ठीक,
सबसे बड़ी चीज़ है हम आसानी से उपलब्धता समाप्त करें और उसके इलाज के लिए बहुत सारे सेंटर्स, जिस तरह हर जिले में एक अस्पताल होता है उस तरह हर जिले और हर तहसील में एक नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, तब हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या है, जागरूकता बिल्कुल नहीं की जाती है जी, और बस थोप दिया जाता है कि ये एक योजना बनाई हमने, इसको हम प्रारूप करेंगे। हम कहेंगे प्रयास अच्छा है, लेकिन उसकी प्लानिंग और अच्छी होनी चाहिए, डीप रूट से निकल के आनी चाहिए कि सबसे पहले जागरूकता जरूरी है जी। क्योंकि आप देखिए जितने छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं उनके यहाँ तो शराब पीना रोज का रूटीन है, कल्चर है और जी। बच्चे से लेके बूढ़े सब पीते हैं। तंबाकू खाना बड़ी सामान्य सी बात है जी। तो कैसे आप इसको इतने आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे? तो सबसे पहले इसकी उपलब्धता समाप्त करनी होगी, जागरूकता लानी होगी और उसके इफेक्ट्स लोगों को बताना होंगे, तब शायद उसके लिए लोग तैयार हों। शराब और अगर वो बंद, तैयार नहीं है तो आप महीने भर इलाज कर लो, उसके बाद आप छोड़ोगे वो फिर वही करेगा। शराब बंद नहीं होती, गुटखे बंद नहीं होते। इसलिए दरअसल सबसे इसको पहले लेकर जरूरत है कि चर्चा उसे बहुत लंबे वक्त से इस बात चली के आ लिए रही तैयार है और जानकार कहते हैं कि दरअसल सरकार को इन चीज़ों से भारी टैक्स कलेक्शन होता है, यानी उनके राजस्व में एक बड़ी कमाई का जरिया ये तमाम चीज़ें हैं। इसलिए सरकार इनके लिए बातें तो बहुत करती है, दावे बहुत करती है, लेकिन दरअसल इनको पूरी तरह से बंद नहीं करती है। मैं आता हूं आपके पास दोबारा। मनीषा शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण बात रजनीश जैन साहब कह रहे थे। उनका कहना था कि आप किसी को प्रेशराइज करके उसका नशा नहीं छुड़ा सकते क्योंकि वो उसके दिलो दिमाग में, उसकी रगों में रच बस जाता है। उनका ये कहना था कि उसको हमें इनिशियल स्टेज पर, यानी जहाँ वो नशा नहीं करता है, उसको ये समझाना है कि नशा एक बुरी चीज़ है, आपको इससे दूर रहना है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो संस्था है क्या सिर्फ ऐसे केसेस को हैंडल करती है कि जो लोग नशे में इन्वॉल्व हैं वो आपके पास आते हैं और आप उनको ये कोशिश करते हैं कि वो नशे से दूर हो जाएं, या फिर आपका ये प्रयास भी होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें कि नशे की आदत लगने से पहले ये समझाया जाए कि ये नशा है, ये मौत है? हम लोग अवेयरनेस जरूर करते हैं, पर जो स्टाफ है उनका एक लिमिटेशन है, वो कहाँ तक ही पहुंच पाते हैं और कितना रीच कर पाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पर एक अवेयरनेस तो जरूरी है, पर सिर्फ आप समझा देंगे और किसी को नशा मुक्त कर देंगे या किसी को शपथ दिला के नशा मुक्त कर देंगे या प्रेशराइज करके नशा मुक्त करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हमारा जो डी एडिक्शन कम रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसमें हमारा 15 बेडेड है, जिसमें हम 30 दिन से 90 दिन तक रखते हैं, जिसमें योगा है, मेडिटेशन है, इंडिविजुअल काउंसलिंग है, फैमिली काउंसलिंग है, एजुकेटिव री एजुकेटिव सेशंस है। उसके बाद भी हम इंश्योर नहीं करते हैं कि यहाँ से जब डिस्चार्ज होंगे तो हम कोई गारंटी नहीं देते हैं कि वो नशा मुक्त रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके फ्रेंड सर्कल कैसे ये हैं, तो फिर वही बात हुई मनीषा जी कि जो लोग आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर में आ जाते हैं उनको आप किस तरह से ट्रीट करती हैं, ये वो मामला हुआ। दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूँ जिसका जिक्र आपने शुरू में किया। आपने कहा कि हमारे पास स्टाफ कम है, स्टाफ की लिमिटेशंस अपने आप में हैं, वो ज़्यादा लोगों तक जा नहीं पाते। मैं चाहता हूँ इसका एक बड़ा और व्यापक अगर हम कोई हल निकालना चाहें तो क्या तरीका देखती हैं आप? आपको लगता है कि जिस तरह की संस्था आप चलाती हैं उस तरह की ढेरों संस्थाएं होना चाहिए, हर शहर हर गांव तक होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि हम अपने स्कूल सिलेबस में इन तमाम चीज़ों को शामिल करें, बचपन से ही किसी बच्चे को ये बताएं कि ये बुरा है और ये अच्छा है, तो क्या कहीं तब जाकर एक बदलाव हम देख पाएंगे समाज के भीतर? डेफिनेटली हमें तो स्कूल में बच्चों को अवेयर करना ही चाहिए इसको लेके। सेकेंड चीज़ ये है कि आप स्कूल सिलेबस की बात कर रहे हैं, कॉटपा है ऑलरेडी एक एक्ट बना हुआ है नेशनल लेवल पे जिसमें स्कूल के प्रेमिसेस के आसपास टोबैको नहीं सेल होना चाहिए, पर आप देखिए लॉ बनने के बाद भी उसको फॉलो करने का कहीं पे भी प्रयास नहीं किया जाता। आज भी स्कूल के आसपास आप देखेंगे तो पान ठेले शॉप्स है जिसमें आप टोबैको को बिकते देखेंगे, बच्चों को वहाँ पे टोबैको स्मोक करते देखेंगे। सारी चीज़ें आज भी अवेलेबल है। तो लॉ फोर्स जो है वो जब तक कि प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा
तब तक की लॉ बनाने का भी फायदा नहीं है। सेकंड है कि जब तक कि आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में और गांव-गांव तक की अवेयरनेस नहीं जाएगी कि आप नशा मुक्त हो सकते हैं, ये एक बीमारी है, लोगों को समझना चाहिए कि इट इज अ काइंड ऑफ डिसीज विच इज क्यूरेबल। जब तक कि आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, वहां जाके एडमिट नहीं होंगे, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, फॉलोअप नहीं करेंगे, आपका फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक कि आप डी एडिक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए बहुत लंबा एफर्ट चाहिए, बहुत लंबी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी चाहिए। सिर्फ प्रेशर से डाल के किसी को नशा मुक्त आप नहीं कर सकते हैं। ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर रजनीश जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश साहब, चूंकि आप मनोचिकित्सक हैं और आपके करियर में ऐसे बहुत से लोग आपसे टकराए होंगे और आपके पास सलाह मशवरा लेने आए होंगे जो इस तरह की नशे की आदतों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। किस तरह की मानसिक स्थिति होती है उस शख्स की जो बहुत लंबे समय तक नशा करता है, और क्या आपके प्रयास होते हैं उसे समझाने के, और क्या फिर उस प्रयास का असर उस पर पड़ता है? कितना समय ये पूरी प्रोसेस लेती है? मैंने मेडिकल कॉलेज में रोटरी क्लब ने एक डी एडिक्शन सेंटर चलाया था, उसमें 1 साल काम किया है जी। मैंने देखा कि लोग जो आदी हो गए हैं वो बचपन से चले आ रहे हैं, कोई दोस्तों के कारण, कोई परिवार की विपत्तियों के कारण, कोई संगत अपनी इस तरह की पड़ गई, या गरीबी के कारण, और बड़ा अच्छा जवाब देते हैं कि साहब मेरे पास एक ही तो तरीका है एंजॉय करने का। और मैंने ज़्यादातर केसेस को एक बात कही जिसका प्रभाव उन पर बहुत अच्छा पड़ा कि आप कभी सोचिए कि जितने पैसे आप अपने शरीर पर खर्च कर रहे हैं उससे कितने फ़ायदे मिल रहे हैं और कितने नुकसान। और जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो शायद कोई नहीं बताता, कि किसी भी तरह का नशा व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को घटाता है रिलेशंस के मामले में। ठीक। तो वो एक पॉइंट लोगों को बहुत क्लिक करता है, यंगस्टर्स को। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ देखिए, पहले हम पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ाते थे मॉरल वैल्यूज़ में, तो क्यों नहीं हम नशा से हटाने वाली कहानियाँ पढ़ा सकते और पढ़ा सकते? क्यों नहीं हम अवेयरनेस ला सकते? और क्यों नहीं हम लोगों को उसके सारे आफ्टर इफेक्ट्स बताते हैं कि आपके परिवार की बदनामी होती है, आपके बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है, आपका शरीर खराब होता है, और आप अपना पैसा अपने हाथ से आग लगाते हैं। तो फिर लोगों को थोड़ा लगता है कि इसका, लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता यह है कि थोड़े दिन तो वो इलाज कराते हैं और फिर जाकर अपने घर में जाते हैं तो फिर उसी चीज़ को शुरू कर देते हैं। मतलब ड्रग एडिक्ट्स में बहुत कम लोगों में रिकवरी आती है, और उसका कारण है कि लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए, प्लस उसके ऊपर वॉच होना चाहिए। यहाँ तक मैं कहूँगा विद ड्यू अपॉलॉजी कि नशा मुक्ति केंद्र में भी लोगों को नशे की चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ के कर्मचारी उपलब्ध करा देते हैं। तो हम कैसे माने कि उनका इलाज सही ढंग से हो पा रहा? तो अगर सही इलाज करना है तो सबसे पहले उनके अंदर ये इच्छा जगानी होगी कि उन्हें इस नशे को छोड़ना है। मैंने एक केस देखा था, उसने किसी के कहने से एकदम से अचानक से तंबाकू खाता था, दिन भर में 20-25 गुटखे छोड़ दिया, और 15 दिन बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ कि उसको घबराहट हो रही है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम दिख रहा है, पसीना आ रहा है। डॉक्टर ने सारे इन्वेस्टिगेशन किए और कोई कॉज नहीं मिल रहा था। ठीक। फिर मुझे बुलाया गया तो मैंने उससे एक ही बात पूछी कि किसी तरह का कोई नशा करते थे क्या, या छोड़ दिया हो अचानक? तो उसने कहा हाँ साहब 15 दिन हुए तंबाकू छोड़ी। तो मैंने कहा तुमको ये जो विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं ये उसके सिम्टम है कि आपको घबराहट होती है, डिजीनेस लगती है, वोमिटिंग सेंसेशन आता है, पसीना आता है। तो कहने साहब मैं शुरू कर दूं? मैंने कहा नहीं, इसका इफेक्ट 2 हफ्ते में कम होने लगता है। अब तुम निकल गए डेंजर जोन से। ठीक। और उसने पूरी तरह से तंबाकू छोड़ दी। यानी तो प्रश्न वही है कि हम कितना अवेयर आदमी को कर पा रहे हैं। अगर अवेयर नहीं करेंगे तो वो निश्चित मानिए अवेयर करना होगा, और जो शख्स खुद नशे में इन्वॉल्व है उसके भीतर सेल्फ कंट्रोल इतना होना चाहिए कि अगर वो एक बार ये फैसला कर ले कि मुझे नशा छोड़ना है तो फिर उसे छोड़ना ही होगा। मनीषा शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनीषा जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर रजनीश ने कही। उन्होंने कहा कि हमें सप्लाई चेन तोड़ना होगी, जहाँ से ये तमाम नशे की चीज़ें निकल कर आती हैं हमें उन पर कंट्रोल करना होगा। यहाँ हमसे मुराद समाज से नहीं बल्कि ज़िम्मेदारों से है, सरकारों से है। और बहुत सी चीज़ें चूँकि खुलेआम चलती हैं और कई चीज़ें छुपे चोरी भी चलती हैं, लेकिन प्रशासन को इन तमाम चीज़ों का इल्म रहता है। खैर वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह के नशा मुक्ति केंद्र आप चला रही हैं ये एक अस्पताल की तरह हैं जो इलाज करने के लिए तैयार है, लेकिन समाज के भीतर उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की अगर कोशिश नहीं हो रही है
मिसाल के तौर पे अगर हम कोरोना की बात करें, हम ये कहें कि अस्पताल खुले हैं, जिसको कोरोना होता जाए हमारे यहाँ आता जाए, हम इलाज कर देंगे, लेकिन हम वैक्सीन की तलाश नहीं करें। शायद ये नशे का कारोबार भी कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर भी एक ऐसा वैक्सीन होना चाहिए जो समाज के भीतर घुसकर इस नशे के कारोबार को जड़ से ख़त्म करे। इस ज़रूरत को आप कहाँ तक महसूस करती हैं? डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो मैनिफेस्टो था अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का, उसमें लिखा था कि स्टेट को नशा मुक्त करेंगे, आई मीन शॉप्स क्लोज करेंगे। पर आफ्टर 2 इयर्स आप देखिए अभी तक कि ये शॉप्स क्लोज नहीं हुए हैं। अगर ये शॉप्स क्लोज भी होते हैं तो इनको जो विड्रॉल्स आएंगे जितने एडिक्ट है, क्योंकि वंस अ एडिक्ट इज ऑलवेज अ एडिक्ट, तो इनका क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, क्या उसकी लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग है, कुछ स्ट्रेटेजीज है, कुछ इसके बारे में सोचा गया है? तो अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। आप देखिए कि हमारे यहाँ गांजा लीगली नहीं अवेलेबल होता है, बट आप देखिए कि बच्चे भी गांजा लेने लग गए हैं। हम लोग बच्चों पे भी काम कर रहे हैं जो नशा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको रिक्रूट किया है उसके लिए। तो अभी जो बच्चे हमारे सेंटर में आते हैं वो बताते हैं कि वो गांजा भी ले रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं और टोबैको भी ले रहे हैं। कफ सिरप जो लीगली अवेलेबल है मेडिकल स्टोर में, कफ सिरप लेते हैं, ट्रैंक्युलाइजर्स है जो नींद की गोलियां हैं, वो इनको इजीली अवेलेबल होती है मेडिकल स्टोर में। आप इसको कहाँ तक की और कैसे रोक पाएंगे, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि इसके ऊपर कैसे वर्कआउट होता है। सोल्यूशन आप देखेंगे जो बच्चे मैक्सिमम रेलवे स्टेशन में आपको मिलेंगे वो सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन को आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि वो पंचर बनाने के लिए यूज होता है। आप नेल पेंट रिमूवर की बात करिए, आप स्प्रिट्स की बात करिए, आप पेट्रोल और इवन डीजल स्नीफिंग की भी आप लोगों को एडिक्शन है इसका। तो ये सारी चीजें कहाँ तक की और कितने हद तक की रुकेंगी, क्योंकि लॉ आपका ये बोलता है कि आप गांजा नहीं बेच सकते हैं, पर गांजा बिक रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। ब्राउन शुगर बिक रहा है, हमारे पास ब्राउन शुगर के केसेस भी आते हैं। तो जो चीजें लीगली आपके लीगली क्लोज है, नहीं ले सकते हैं, आप नहीं बेच सकते हैं, वो भी तो बहुत इजीली लोगों को अवेलेबल हो रही है। तो इसके ऊपर एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है कि ये चीज़ें अगर हमें रोकनी है तो कहाँ तक की और क्या प्लान करना है। अगर रोकते हैं तो ये जो एडिक्ट है इनके विड्रॉल्स होंगे, उसको हैंडल करने के लिए क्या किया जा सकता है। उनको कितने काउंसलर आपके पास अवेलेबल है जो उनको काउंसलिंग कर सकेंगे। अगर आप टोबैको की बात करें तो वो फिजिकल नीड है, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज हो या अल्कोहल हो, वो आपका फिजिकल नीड हो जाता है, क्योंकि आप एडिक्ट होते हैं। आप सीवियर है, आप मॉडरेट है, आप किस टाइप के एडिक्ट है, कब से आप कौन सा एडिक्शन ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक कि आप इन सारी चीजों की डीप स्टडी नहीं करेंगे तब तक कि आप उनको डी एडिक्ट नहीं कर पाएंगे या आप उनको छुड़ा नहीं पाएंगे। बहुत गंभीर बातें आपने कही मनीषा जी, और जो बात डॉक्टर रजनीश कह रहे थे कि सप्लाई चेन हमें तोड़ना चाहिए, जहाँ से ये तमाम नशे की चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं वहाँ पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन आपने उन छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र किया जो वाकई ये चौंकाती हैं कि समाज में हम नशे की चीज़ों को या नशीली चीज़ों को कहाँ तक रोक पाएंगे। लोग आयोडेक्स जैसी चीज़ को सूंघ कर उससे नशा करते हैं, नींद की गोलियां लेकर नशा करते हैं। इसके अलावा पंचर बनाने वाला जो लोशन होता है उसको सूंघ कर नशा करते हैं, पेट्रोल सूंघ लेते हैं, और भी कई दवाएं इस तरह की उन्हें बड़ी आसानी के साथ मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं जिसको लेकर वो नशा कर सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि इस नशे की जो चीज़ें हैं उनकी सप्लाई चेन को हम किस तरह रोकेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो मनीषा शर्मा जी ने उठाया वो ये कि अगर मान लीजिए हम किसी हद तक जाकर इस पूरी नशीली चीज़ों की चेन को तोड़ देते हैं तो जो बेचैनी, जैसा डॉक्टर रजनीश जैन कह रहे थे, एक नशेले इंसान को नशे की चीज़ों से दूर करने के बाद जो बेचैनी पैदा होती है, फिर हम उन तमाम लोगों को कहाँ ले जाएंगे। क्या हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर तैयारी है कि उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए ऐसे सेंटर्स बनाएं कि उनको फ़ौरन एडमिट कराया जाए और उनके ऊपर गहन नज़र रखी जाए कि वो वाकई नशा दूर वो छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है, किसी की तबीयत ख़राब हो रही है उसको क्या इलाज दिया जाएगा। ऐसे में एक बड़ी निगरानी की ज़रूरत होगी। और कई सवाल आपकी इस चर्चा से उठे हैं जिनके जवाब ढूंढे जाना बेहद ज़रूरी हैं। लेकिन चूंकि वक्त कम है, मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मनीषा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए। डॉक्टर रजनीश जैन, हर बार की तरह आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, कई अहम बातों पर आपने खुलकर अपनी राय रखी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।